पहला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया था कि जब कंपनी अपना नाम बदल ले या नया रख ले तो फिर क्या करना है, उसको हर जगह उसको कंस्पिक्युअसली शो करना है, वाजे तौर पर। ये हो गया था, आगे आ जाओ। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले अ सर्टिफाइड, ये बार बार ये लफ्ज आएगा आपका। सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? साइंड एंड स्टैम्प्ड, साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द रजिस्ट्रार, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। ये जब कंपनी को नया नाम बदलने की सूरत में नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो वो सर्टिफिकेट उसने हर जगह पर शो करना है, हर सूरत। नाम चेंज हुआ है ना, तो नाम चेंज होने की सूरत में नया सर्टिफिकेट मिला है तो हर जगह आपको लगाना पड़ेगा। मैंने कहा था आमतौर पे सीईओ के रूम में वो लगा होता है, ठीक है? तो सीए के रूम में पीछे बैक वॉल पे वो लगाना होता है। आगे आ जाओ, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। मैंने कहा था सब हेडिंग्स आप इग्नोर करेंगे, यू विल रीड लाइक अ स्टोरी, ठीक है? और वो आप पढ़ेंगे। नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स, एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम मेंशन्ड इन लेजिबल। लेजिबल क्या होता है? जो समझ आए, वाजे हो, पढ़ा जा सके। कंपनी पूरा नाम लिखेगी, पूरे नाम में क्या शामिल होगा? वो नाम प्लस स्टेटस। एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम मेंशन्ड इन लेजिबल इंग्लिश और उर्दू कैरेक्टर्स in all bills of exchange, underline promissory notes, underline endorsements, checks, orders for money or goods purporting का मतलब क्या आता है? showing to be signed by on behalf of the company, and in all bills of parcels, invoices, receipts, letters of credit of the company। इस सब का मतलब क्या है? लिख दो, साथ एक जुमला लिखो। Company's full name must be mentioned on all financial and non-financial documents। कंपनी का मुकम्मल नाम हर जगह लिखा हो। कहां कहां लिखा हो? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर। ये मतलब मैं समझा देता हूं जो लिखे हुए हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, हमारे आगे चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें ये टर्म्स आएंगी, राइट? अब मैं समझा देता हूं, एक एक लफ्ज लिख लो उर्दू में। एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम मेंशन लेजिबल, समझ आए, वाजे हो, इन ऑल बिल्स ऑफ, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट है ना, इन दोनों के साथ लिख दो दे आर रिटन प्रोमिसेस टू मेक अ पेमेंट टू अनदर पर्सन। दे आर रिटन प्रोमिसेस टू मेक अ पेमेंट टू अनदर पर्सन। बस खाली अब इतना याद रखो, ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। जब मैं कहता हूं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो मतलब क्या होगा? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे कोई मॉनेटरी वैल्यू है। मैं आपको प्लेन पीस ऑफ पेपर जरूर ऊपर लिख रहा हूं, मैंने आपको 1 लाख रुपया देना है, जिस पेपर पर पैसा या कोई रकम लिख दी जाए वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में मतलब क्या होता है, अभी फिलहाल इतना याद रखो, ये रिटन प्रोमिसेस होते हैं टू मेक अ पेमेंट टू अनदर पर्सन। उस पर भी लिखा हो। इंडोर्समेंट्स का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर। सिग्नेचर आसान लफ्जों में लिखो, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, ये भी आगे आएगा, पढ़ लेंगे, इसको क्लियर हो जाएगा। चेक सब में देखा हुआ है, चेक क्या होता है? वो भी रिटन प्रॉमिस होता है टू मेक अ पेमेंट टू अनदर पर्सन बट थ्रू अ बैंक। चेक हमेशा बैंक के जरिए पे होता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट है वो बैंक से बाहरी पे हो सकते हैं, ठीक हो गया? ऑर्डर्स फॉर मनी, ये भी बस कह लो, ये भी रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लिखो रिटन इंस्ट्रक्शंस बाय वन पर्सन टू मेक अ पेमेंट टू अनदर। ये प्रॉमिसरी नोट की तरह ही आता है। और गुड्स प्रोपोर्टिंग मतलब शोन, फॉर मनी और गुड्स प्रोपोर्टिंग मतलब शोइंग टू बी साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर फॉर एग्जांपल ये बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी फॉर एग्जांपल सीपी एक और कंपनी है, स्कैंस कंपनी है, स्कैंस का पूरा नाम है स्कैंस प्राइवेट लिमिटेड, सीपी कंपनी है सीपी प्राइवेट लिमिटेड, स्कैन सीपीई को पेमेंट कर रहा है तो क्या देगा उसको? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या देगा उसको? प्रोमिसरी नोट। फिर आगे किसी को ट्रांसफर करने, या आगे समझ लेंगे ट्रांसफर क्या होती है, तो इंडोर्समेंट करता है। फिर स्कैन ने पेमेंट करनी है सीपी को, उसको चेक देगा। स्कैन से पेमेंट करनी है सीपी को, उसको ऑर्डर ऑफ मनी या गुड्स देगा। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर होंगे भी। कौन साइन करेगा उसको? कौन चला रहा है कंपनी को? बीओडी चला रहा है ना, तो बीओडी साइन करेगा। In all bills of parcels, invoices, receipts and letters of credit to the company। तो अगर कोई पार्सल भी दिया जा रहा है
कोई इनवॉइस हमने पढ़ी हुई है, इनवॉइस क्या होती है, पैसे चार्ज करते हैं आप, रिसीट उसको दी जा रही है। लेटर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मतलब आप किसी को उधार दे रहे हैं। ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 लिख दो इसमें से, या अगर सारे याद रह जाते हैं ये सारी टर्म्स आएंगी आगे। मैंने इसको एक जुमले में समअप कर दिया है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो होता है जिस पर आप कोई पैसा लिख रहे हो, कोई रकम मेंशन कर रहे हैं, तो सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, या इवन नॉन फाइनेंशियल है, जरूरी नहीं हर डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल हो। तो खाली आप सलाम दुआ कर रहे हैं, हाल पूछ रहे हैं, वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा। डॉक्यूमेंट कोई सा भी हो, कंपनी का पूरा नाम लिखा जाएगा, खत्म होगी बात। आगे आ जाओ। Name and particulars on documents. Every company shall get its name, address of its registered office, telephone number, fax, email, website. If any, printed on letterhead. Letterhead क्या होता है भाई? आपको जो स्कैंस का एनरोलमेंट लेटर मिला है एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पर, अब जरा दिमाग में तस्वीर बनाओ। ये जो मैं कहता हूं, यू नीड टू ग्रो अप एंड बिकम प्रोफेशनल, क्योंकि आप बच्चों की तो जिन स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं आदत बनी हुई है, हर चीज बोर्ड पे लिखी हुई है, और भाई वो चीज आपको हैंडीकैप कर देती है, ब्रेन डोरमेंट हो जाता है। जो हायर एजुकेशन होती है उसमें लिसनिंग एबिलिटी होती है। अभी आप मुझे सुन रहे हो ना, बस खत्म, दैट्स इट। अगर आप सुन पा रहे हैं, खत्म। जो मेच्योर प्रोफेशनल स्टूडेंट होता है उसकी लिसनिंग एबिलिटी काउंट करती है। अब आप मुझे सुन रहे हो, आप ये सुनो, मैं कहता हूं दिमाग में तस्वीर बनाओ, चलो विजुलाइज करो, पावर ऑफ विजुलाइजेशन। बनाओ दिमाग में तस्वीर, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर है, उस पर सब टॉप पे लिखो बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड, नीचे एड्रेस लिखो 14A हारून बिल्डिंग, F8 मरकज, जौहर रोड, इस्लामाबाद। फिर नीचे इसका टेलीफोन नंबर लिखो, फिर फैक्स नंबर लिखो, फिर ईमेल एड्रेस लिखो, खत्म। और साथ कोई बॉर्डर बना दो, ये लेटर हेड बन गया। किसी प्लेन पीस ऑफ पेपर पर कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन, फैक्स लिखा हो, वो लेटर हेड बन जाता है। तो ये तो हम पढ़ रहे हैं, ये एवरी कंपनी शैल गेट इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि वही सारी कम्युनिकेशन, टेलीफोन, वो लेटर हेड पे प्रिंट होगा और तमाम डॉक्यूमेंट्स पर प्रिंट होगा। प्रिंटेड ऑन लेटर हेड एंड ऑल इट्स डॉक्यूमेंट, नोटिसेस एंड अदर ऑफिशियल। अलगर्ज जो जो स्टेशनरी है, इन सारों को, लेटर हेड, डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेस को मैं एक क्लास में कवर करता हूं। इसको हम कहते हैं कंपनीज स्टेशनरी। स्टेशनरी में खाली पेंसिल, रबर, शार्पनर नहीं आती। हर चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लिखने के मकसद के लिए, वो सारी स्टेशनरी आती है, उस पर कंपनी का पूरा नाम हो। आगे आ जाओ। पेनल्टी ऑफ लेवल 1, अगर कंपनी ये नहीं ना करे तो फिर जुर्माना है। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी पाबंद है ये काम करने की। लेवल 1 यहां अब पैसे नहीं लिखे हुए, तो कंपनीज एक्ट के स्केड्यूल में लिखे हुए 25,000 से स्टार्ट होते हैं। आगे एसएससीपी इसको ऊपर नीचे भी कर सकता है, बस आपने लेवल 1 याद रखना है, अमाउंट छोड़ दो, इससे उन्होंने लिखी नहीं हुई है, तो ये एससीपी खुद डिसाइड करता है किस किस्म का उसने वायलेशन की है। पेनल्टी ऑफ लेवल 1 बी लेविड का मतलब क्या होता है, उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। एंड इट्स ऑफिसर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स ना, तो डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है भी इस पे अमल यकीनी बनाओ, नहीं करोगे तो फिर आएगा। इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब कोई काम ना करना, फॉर नॉट डिस्प्लेइंग इट्स नेम इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज एक्ट। भी कंपनीज एक्ट आपको ये कह रहा है ना, कानून ये कह रहा है, तो अमल करो ना कानून पे, खुद तो मर्जी नहीं कर सकते अपनी। एंड ऑफिसर, अब देखो लफ्ज आ रहे ऑफिसर, सारे शामिल हो जाएंगे इसमें। मैंने बताया था बीओडी, सीईओ, सारी मैनेजमेंट टीम को मैं कहता हूं ऑफिसर्स शैल बी पर्सनली लायबल फॉर डेट। अब इसको जरा एरो कर दो इस लाइन को। कंपनी को कौन चलाते हैं, ऑफिसर्स, बीओडी, वो पर्सनली लायबल होगा फॉर डेट, कर्जा, फॉर इशूइंग, ऑथराइजिंग एनी डॉक्यूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस ड्यूली पेड बाय द कंपनी। इसको उर्दू में लिखो, जल्दी करो। अगर कंपनी ने किसी दूसरी पार्टी को, मतलब पर्सन या कंपनी, अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को, इदारे को, किसी शख्स को कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिया है, तेज से शाबाश, कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिया है और उस पर कंपनी का पूरा नाम नहीं लिखा, और उस पर कंपनी का पूरा नाम नहीं लिखा, तो, और ये लिखो सारी, कभी पूरा, और अगर वो कर्ज है, और अगर कंपनी ने वो कर्ज दिया है किसी को, या कर्ज लिया है किसी से,
तो उसका जिम्मेदार वो ऑफिसर होगा। अगर कंपनी वो कर्ज खुद अदा नहीं करती तो, इसको पढ़ लो, याद कर लो। अभी हमने कहा था कंपनी हर चीज की जिम्मेदार है ना, तमाम डेट्स की, सूट्स की भी कंपनी को चला रहे नेचुरल पर्सन। वो नेचुरल पर्सन की जिम्मेदारी है अकल से काम करे, ध्यान से काम करे, जो डॉक्यूमेंट इशू करे उस पर कंपनी का पूरा नाम लिखे। अगर आधा नाम लिखा डॉक्यूमेंट बाय चला जाता है, जिम्मेदार सारी बात है कंपनी है ना। हमने कहा था कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर मैंने यह भी बताया था कि आमतौर पे मुकदमात होते हैं कंपनी पर। फिर यही बताया था कि वो ऐसी क्या सिचुएशन है जहां कंपनी के साथ साथ डायरेक्टर्स पर भी मुकदमा होता है। तो याद करो मैंने बताया था कि जब डायरेक्टर्स जानते बूझते समझते को गलती करें, यही तो है ना ये। तो डायरेक्टर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, वहां क्या वो अकलमंद नहीं है कंपनी का पूरा नाम लिखे? या वो चेक नहीं कर रहा? अब वो गलती कर रहा है, कंपनी पर भी जुर्माना जो होगा दूसरी पार्टी करेगी मुकदमा, इस ऑफिसर पर कंपनी करेगी। कंपनी कहेगी हम तो पे नहीं करते, या कंपनी ये कहेगी कंपनी के अकाउंट से पहले पैसे पे कर दिए जाएंगे, बाद में डायरेक्टर से लिए जाएंगे। बेसिकली जिम्मेदारी ठहराई जा रही है बोर्ड को। ठीक है, अगर कंपनी ना अनलेस ड्यूली पेड बाय द कंपनी, इसका मतलब क्या होता है? कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे पे करना, लिखो। लेकिन अनलेस ड्यूली पेड बाय द कंपनी, अब आपको सर कंपनी को तो बोर्ड चला रहा है, क्या मतलब है इसका? अनलेस ड्यूली पेड बाय द कंपनी का मतलब है कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि डायरेक्टर्स ने जानबूझ के गलती की है, फिर डायरेक्टर्स की जेब से पैसे निकलेंगे, ये मतलब है इसका। कोई सवाल यहां तक जल्दी से, क्विक? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर जो आपने लिखा है रिपीट कर दें। टॉपिक के साथ सर, जो टॉपिक के साथ सेक्शन नंबर लिखा होता है सर, वो क्या चीज है? वो आपके काम की चीज नहीं है। पूरी बिजनेस लॉ में तमाम सेक्शन नंबर्स आप क्रॉस करेंगे, सिवाय एक के मैंने आपको लिखवाया, सेक्शन 42 एनएफपी वाला। ये लॉयर्स के लिए होते हैं, यहाँ पे काम के नहीं है, समझाइए। पुट अक्रॉस ओवर इट। यस क्या लिखवाया मैंने? पढ़ो भाई सैयद अमार, क्या लिखवाया मैंने? लाउड क्लियर स्लो पढ़ो जल्दी। अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिया है और अगर देखो, उस किसी पर कंपनी या किसी शख्स को, किसी कंपनी को, किसी इदारे को, किसी शख्स को, अब आगे पढ़ो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिया है और अगर उस पर कंपनी का पूरा नाम मेंशन नहीं है, और अगर कर्जा है तो जिस ऑफिसर ने वो इशू किया है वो पर्सनली लायबल है डेब्ट्स का, अगर कंपनी वो पे ऑफ नहीं करती। अगर कंपनी पे ऑफ नहीं करती, अगर कंपनी पे ऑफ करने का मतलब है अगर कंपनी के अकाउंट से वो पैसे नहीं कटते, तो फिर कंपनी कहेगी आपकी जेब से पैसे कटेंगे, गलती आपने की है ना। समझ आया? तो कंपनीज एक्ट ये कहता है आमतौर पे कंपनी ही जिम्मेदार होती है, लेकिन अगर ये बात साबित हो जाए, अब साबित कौन करेगा? ये भी लिख दो, दूसरी पार्टी का वकील साबित करता है। ये ऐसे होता है। ये कोई सवाल यहां तक? एनीवन जल्दी? मूव ऑन। टॉपिक नंबर 3, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, लेट्स रीड, अब डिटेल में हम जा रहे हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, सेक्शन नंबर विल पुट अ क्रॉस ओवर इट। क्या होता है? इज अ प्लेस विच इज द एड्रेस ऑफ द कंपनी फॉर रिसीविंग ऑल ऑफ इट्स कम्युनिकेशंस। इट डज नॉट नेसेसरली बी सेम एज द हेड ऑफिस। जैज कंपनी है, उसकी 100 ऑफिस हैं पाकिस्तान भर में भाई। हेड ऑफिस अगर इस्लामाबाद में है तो आमतौर पे हेड ऑफिस को ही, लिख लो, आमतौर पे हेड ऑफिस ही बना दिया जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन जरूरी नहीं है, किसी भी दफ्तर को आप बना सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस। का मतलब क्या होगा? अब जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन का मतलब अदालत जो भेजेगी समन या नोटिस, वहां जाए। नैब जो भेजेगा वहां जाए। बैंक्स जो भेजेंगे वहां जाएं। सप्लायर्स जो भेजेंगे वहां जाएं। जिसने जो कम्युनिकेशन करनी है उस दफ्तर भेजें, लेकिन जरूरी नहीं हेड ऑफिस ही हो। देयर मे बी मोर। हाँ जी सर, आपने पिछले चैप्टर में बोला था कि कोई सा भी ऑफिस हो उसको रजिस्टर कराना होता है विद SECP। तो इस केस में क्यों नहीं हम जायज जो है वो क्यों नहीं रजिस्टर करता है, और ऑल ऑफ देम रजिस्टर्ड विद द SECP? क्या दोबारा पूछो। सर, आपने पिछले चैप्टर में कहा था कि ऑल ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड विद द SECP। और तो यार इस केस में ऑल ऑफिसेज शुड बी रजिस्टर्ड विद SECP, ये कहां लिखवाया मैंने? जैसे
पिछले चैप्टर में आपने बताया नहीं था। Registered. Any office can become a registered office. Any office can be made as a registered office. But usually the head office is made the registered office. अब सारे सुने गौर से। अब ये क्या है, देखो ये अब क्या पता इस बच्चे ने सुना गौर से हो, लेकिन लिखते वक्त इसने ऊपर नीचे कर दी हैं चीजें। तो ध्यान से, कोई बात लिखने में अगर डाउट है, यू आस्क मी। ये भी होता है ये कि आपने सुना सही है, आप सही लिखना चाहते हो, नीयत आपकी यही है, लेकिन लिखते वक्त बाजुकात हो जाती है गलती। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। लास्ट टाइम बता रहा हूं, कंपनी के जितने भी ऑफिसेज होते हैं, ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, बॉस हो हैं, कंपनी की एक लाजमी हेड ऑफिस होता है। हेड ऑफिस में मेन सारे बड़े अफसरान बैठते हैं, सीईओ बैठता है। कंपनी आमतौर पे हेड ऑफिस को ही बना देती है रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन वो चाहे तो किसी भी दफ्तर को, ब्रांच को बना सकती है। यह आमतौर पे एक ही होता है, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन रियल लाइफ में आमतौर पे रजिस्टर्ड ऑफिस को ही बनाया जाता है, सॉरी हेड ऑफिस को ही बनाया जाता है ऑफिस। अब कोई सवाल? हाँ जी, नो सर। वो बना गया। नोटिफाई, ये सब हेडिंग्स को इग्नोर करें यार, सारा खराब कर रही है ये। A company shall have a registered office to which all communication notices shall be addressed. ये रिपीट हो रही है बात। And such address shall be notified to the registrar. ये सर्कल करो, टाइम लिमिट आ रही है। Within a period of 30 days of its incorporation. ये पूरी टाइम लिमिट है, ये खाली 30 डेज को नहीं करना। Within a period of 30 days of its, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है कि भी कहां है हमारे सेट ऑफिस, ताकि उनको खत तो भेजे ना, वो जो भेजने उन्होंने। डन, आगे आ जाओ। मैं हेडिंग को इग्नोर कर रहा हूं, बेशक आप भी क्रॉस लगा दें हेडिंग को भी, पर्पस को, नोटिफाई रजिस्ट्रार को, नोटिस ऑफ चेंज को, इनको ये छोड़ दें, इनको क्रॉस कर दें, बस इसको स्टोरी की तरह पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। Notice of any change in situation of the registered office shall be given to the registrar. Again time limit आ रही है, सर्कल करो इसको। Within a period of 15 days after the, अब दो अलग अलग बातें आ रही हैं। पहला पॉइंट था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जब पहली मर्तबा, लिख दो ये 5 वर्ड, या 30 डेज है, पहली मर्तबा जब रजिस्टर्ड ऑफिस मुकर्रर किया जाता है। ये जो वाला पॉइंट जो भी पढ़ा ये है कि जब आप उस रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करते हो, तो फिर जिस दिन आप चेंज करेंगे उसके बाद 15 दिन के अंदर आपको इतला करनी है। अब आप ये भी पूछ सकते हो, सर ये 30 क्यों है, ये 31 क्यों नहीं है, ये 15 है तो 14 क्यों नहीं है? तो फिर तो ये बहस खत्म ही नहीं होगी। फिर आप कहोगे 14 क्यों नहीं है, 16 क्यों नहीं है, फिर 17 क्यों नहीं है, तो खत्म ही नहीं होगी। लॉ जो रीजनेबल लिमिट रख देता है और रख देता है, यू जस्ट गॉट टू फॉलो इट। हाँ जी पूछो। सर ये दोनों लाइनें दोबारा प्लीज रिपीट कर दें। क्या, कौन सी वाली? ऊपर लिखा आपने, ऊपर सर्कल किया आपने? जी जी सर, सर्कल तो किया है। सर्कल के साथ क्या लिखवाया मैंने, पढ़ो। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, बस सर अभी और नहीं लिखा। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इतला करेगी कि उसने किस ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस मुकर्रर किया है। ये जो अगला पॉइंट है विद इन द 15 डेज वाला, कि जब कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करेगी, मुकर्रर नहीं, पहली मर्तबा मुकर्रर करती है, जब चेंज करेगी तो चेंज करने के बाद 15 दिन के अंदर इतला करेगी रजिस्ट्रार को। अब सर सर ये सिंगल मेंबर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है? हर किसी का हो सकता है भाई, हर किसी को। कंपनी कंपनी है, चाहे सिंगल मेंबर चाहे प्राइवेट है, कंपनी है ना। तो फिर 10 ऑफिस रखे, 100 रखे। आगे आ जाओ। The change of registered office of a company shall also require approval of general meeting. Underline करो इसको, approval of general meeting.
याद रखो तमाम अहम चेंजेस का आपने अप्रूवल लेना है मेंबरान से। तो जब भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बदलोगे, जनरल मीटिंग बुलाओगे, मेंबरान की इजाजत लोगे थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, इफ इट इज फ्रॉम वन सिटी इन अ प्रोविंस टू another, one city in a province to another, a city to another, or in any part of Pakistan not forming part। अब पहले पॉइंट उर्दू में लिखो, जल्दी करो। जब सूबा बदले, when there is a change in the province, या when the office is moved from one province to another, ये पहले पॉइंट का मतलब है। तो दूसरे का लिखो, जब ऑफिस एक सूबे से एक ऐसे इलाके में मूव हो, तेज तेज शाबाश, और साफ साफ लिखना है, जब ऑफिस एक सूबे से एक ऐसे इलाके में मूव हो जो सूबे का हिस्सा तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान का है, जो सूबे का हिस्सा तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान का है, या उस हिस्से से एक सूबे में मुंतकिल हो। इसको पढ़ें आप। अब इन जो लेफ्ट साइड, इन दोनों को ब्रैकेट करके लिखो। ये सवाल आते हैं, ध्यान करो। सिर्फ इसी केस में रजिस्टर्ड ऑफिस, सिर्फ इसी केस में रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज अमल में आएगी, चेंज कहलाएगी, चेंज अमल में आएगी, वरना आप इसको चेंज नहीं कहोगे। दैट्स द ओनली रीजन, सिर्फ इस केस में आप उसको चेंज कहोगे, किसी सूरत आप चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, हाँ पूछो। सर हम इतना ज़्यादा लंबा इसको यहाँ पे नहीं क्यों एक्सप्लेन किया हुआ है? पाकिस्तान में तो एक ऐसा ही लोकेशन जो कि किसी और प्रोविंस का नहीं है, वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ पे सिंपली क्यों नहीं कहा कि किसी प्रोविंस से इस्लामाबाद में अगर आप आ रहे हैं? हम अज्यूम नहीं करते, हम क्लेरिफाई करते हैं। लॉ मींस यू गॉट टू क्लेरिफाई एवरीथिंग एंड लीव नो डाउट इन इट। तभी तो जब लॉयर्स जाते हैं अदालतों में, जब जज साहब ने प्लीड करते हैं, जज साहब कहते हैं एविडेंस दें, सबूत दें, तो आप अज्यूम नहीं करते हो, यू गॉट टू प्रूव एवरीथिंग विद एविडेंस। इसलिए क्लेरिफाई की जाती है हर बात। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मूव कर सकते हैं जब भी चाहें। कंपनी बनने के बाद कितनी मर्तबा मूव कर सकते हैं? जितनी मर्जी मर्तबा चाहे मूव कर लो। जैसे कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस था, कितनी मर्तबा चेंज कर सकते हैं? जितनी मर्तबा चाहे चेंज करो। रजिस्टर्ड ऑफिस पहला मुकर्रर किया जाता है, फिर उसके बाद चेंज किया जाता है। जब चेंज करोगे तरीका एक ही है, क्योंकि अहम चेंज है। यू गॉट टू कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, गेट देयर अप्रूवल इन द स्पेशल रेजोल्यूशन, और फिर रजिस्टर्ड ऑफिस आपने मूव करना है। अब जब मैं कहता हूं, सवाल करूंगा, बताओ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कब होता है? आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जब हम मूव करेंगे, वो मूवमेंट चेंज तब ही कहलाएगी जब, देखो दोबारा बता रहा हूं, रजिस्टर्ड ऑफिस को मूव करना, वो जो मूव करना है, वो मूवमेंट चेंज ऑफ ऑफिस तभी कहलाएगी जब दो कंडीशंस पूरी होंगी। या आप सूबा बदल रहे हो, लाहौर से जा रहे हो कराची, सूबा बदलता है। कराची से जा रहे हो पेशावर, सूबा बदलता है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं इस वक्त आईनी तौर पर। गिलगित बल्तिस्तान अभी टेम्पररली अभी सूबा है, अभी आईनी तौर पर सूबा नहीं बना। वो सूबा पंजाब का कैपिटल लाहौर, सिंध का कैपिटल कराची, KPK का पेशावर, बलूचिस्तान का क्वेटा। 4 सूबे 4 कैपिटल। ये पहले मैंने बताया था, दुनिया भर में तमाम ममालिक अपनी कैपिटल सिटी को अलग रखते हैं, क्योंकि वहां सेंसिटिव ऑफिसेज होते हैं, उसका अलग कानून होता है, उसकी अलग पुलिस होती है। तो जब कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक आप ऑफिस को मूव करोगे, वो मूवमेंट चेंज तब भी कहलाएगी, ये लिखो उर्दू में, कि रजिस्टर्ड ऑफिस जब मूव किया जाएगा तो मूव चेंज को डबल अलाइन करो, चेंज तब भी कहलाएगी जब 2 कंडीशंस पूरी होंगी।
या आप सूबा बदल रहे हो, लाहौर से कराची जा रहे हो, कराची से कोयटा जा रहे हो, सूबा बदलना जरूरी है, या किसी सूबे से एक ऐसी टेरिटरी में जाओ, पहले फाटा था, अब फाटा तो केपी का हिस्सा बन गया, अब उसको छोड़ दो, सूबा बन गया। किसी सूबे से ऐसी टेरिटरी में जाओ जो सूबे का हिस्सा तो ना हो, पाकिस्तान का हिस्सा हो, इस्लामाबाद, या उस हिस्से से कि सूबे में आओ, ये चेंज कहलाती है, वरना नहीं। आपको सवाल? सर हाँ सर, अगर विद इन द प्रोविंस चेंज हो जाए, तो फिर जैसे ठीक है, लाहौर से रावलपिंडी, तो ये फिर तो वो फिर चेंज obvious नहीं है होगा? ना, ये तो ऑब्वियस है ना, इसको इसी को रिवर्स कर दो, फिर चेंज नहीं कहलाएगी ना। अगर आप एक सूबे के अंदर ही घूम फिर रहे हैं, गुजरावाला से सियालकोट गए हैं, फैसलाबाद से आप मुल्तान गए, चेंज नहीं कहलाएगी। सूबे के फिर आपको अंदर सर फिर आपको SCP जो भी है उन्हें नहीं बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने obvious चेंज है, किया, ये भी सारी कम्युनिकेशंस तो of वहां course- पर होंगी। ऑफ कोर्स, ये भी तो ऑब्वियस ही है ना। ये नहीं कि आपने SCP को इतला तभी देनी है जब आप चेंज कर रहे हो, उसको नोट कर लो। ये सारा प्रोसीजर तब भी फॉलो करना है जब आप चेंज कर रहे हो, चेंज। और चेंज कब कहलाती है? जब या सूबा बदले, या सूबे से उस इलाके में जाओ, इस इलाके सूबे। वरना अगर सूबे के अंदर घूमते हैं, उस इलाके के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, फिर चेंज नहीं है। अगर चेंज नहीं है तो सारा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल तो कर लो भाई। सर अगर उसने नोटिस भेजना हो और वो रावलपिंडी से मुल्तान शिफ्ट हो गया है, तो फिर मुल्तान ही भेजेगा या क्या हो? उसको तो पता होना चाहिए ना एड्रेस। किसका? सर रजिस्टर्ड ऑफिस का। अगर उसने एक ही सूबे में रहना है तो फिर चेंज सर कर। विद इन द प्रोविंस। हाँ तो फिर इतला, फिर परमिशन की जरूरत ही नहीं है ना, जस्ट चेंज इट, खत्म। आपको ये एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, आपको मेंबर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो खाली आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लोगे, यानी कि मेंबर्स की रेजोल्यूशन बुलाए बगैर आप चेंज कर लोगे, सिर्फ इतला कर दोगे, चेंज हो जाएगी, बस दैट्स इट। ये चेंज तब ही कहलाएगी, चेंज तब भी कहलाएगी जब सूबा बदलेगा, वरना खाली रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ये सारी फॉर्मेलिटी आपको नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ? और कुछ? अब आपको पूछना चाहिए था, सर ये क्यों चेंज करते हैं भाई? वजह, हर बिजनेस रिलाय करता है अपने सप्लायर्स पर, उस प्रोविंस के लॉज पर। एक होते हैं फेडरल लॉज, एक होते हैं प्रोविंशियल लॉज। जहां जिस सूबे में एक कंपनी होती है, इदारा होता है, वो सूबे के कानून के मुताबिक चलता है। टैक्सेशन लॉज होते हैं, वहां सप्लायर्स होते हैं, वहां रॉ मटेरियल्स की फरहमी होती है, वहां पब्लिक है, वहां कस्टमर्स हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, आबो हवा है, मौसम है, पानी है, बिजली है, गैस है। इन वजूहात की बिना पर सिक्योरिटी है, हाँ, टेररिज्म है, फिर इन वजूहात की बिना पर ही कंपनी फैसला करती है, यार यहां काम नहीं चल रहा, आओ हिजरत करते हैं, कहीं और चलते हैं। ये रीजन होती है, ऐसे नहीं मूव हो जाते। कोई सवाल? और कुछ? मूव ऑन। ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब ये थोड़ा सा आपकी बुक में कंफ्यूजन है, या इसको मैं इजी करूंगा, ठीक है? देखो मैं मोटी बात बता रहा हूं आपको, देखो इसको ऐसे याद करना है। ये ऑल्टरेशन मतलब चेंज, ठीक है? ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस को बदलोगे तो बदलने के बाद 15 दिन के अंदर आपने इतला करनी है। और उसको अगर आपने बदलना है तो तरीका क्या है? मेंबर्स बुलाओ। मैं एक जुमला लिखवा रहा हूं आपको। पहले क्या आ रहा है हमारा 3.2, ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर क्या आ रहा है, देखो नीचे आएगा ये ऑल्टरेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन। मैं इन दोनों को एक जुमले में कवर कर रहा हूं, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस की ऑल्टरेशन या चेंज हो या प्रिंसिपल लाइन की, दोनों का प्रोसीजर सेम है। तो क्या होगा प्रोसीजर, बताओ आप? मैं कहता हूं दोनों का सेम है प्रोसीजर, तो क्या होना चाहिए अभी अब्दुल तवाब? क्या बोलोगे आप? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, मेंबर्स को बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ और फिर इतला कर दो। सिर्फ इतला करने की टाइमिंग में फर्क है, बाकी सारा सेम है, सिंपल एज दैट। अब मैं पढ़ता हूं, ठीक है? कुछ चीजें मैं क्रॉस कराऊंगा उसको। हाँ सर ये जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है, इसमें हमें रजिस्ट्रार को करना पड़ता है, और ये दूसरा क्लॉज है ये प्लेस क्लॉज, इसमें हमें SCP को करना पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस तो है ना फिर भी? क्या क्या क्या? दोबारा बोलो।
सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्लेस क्लॉज है इसमें हमें एससीपी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। प्लेस क्लॉज ये कौन सी क्लॉज है? नई क्लॉज ऐड की है आपने, प्लेस क्लॉज, ये कौन सी क्लॉज है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सर, वही मैं इसको प्लेस क्लॉज बोल रहा था। और सर ये जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है सर, इन दोनों को चेंज कराने के लिए प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉजेस को चेंज कराने के लिए रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये तो पढ़ा ही नहीं अभी। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस तो है ना फिर भी। किसमें? ये तो पढ़ा नहीं है, तो पढ़ने हैं अभी हमने ऑल्ट्रेशन अभी पढ़ने जा रहे हैं अभी हम। आपने कहा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, वो तो मैंने कहा है ना, हाँ यहाँ तक तो ठीक है ना। चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस है चाहे प्रिंसिपल लाइन है, दोनों को चेंज करने के लिए आपको मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करानी पड़ेगी। इस हद तक क्लियर है? यस सर, मैं ये पूछ रहा था। चलो अब आगे चलता हूँ, पहले लेट मी रीड, आगे आ जाओ। 3.2 देखो भी सारे आप। ऑल्ट्रेशन मतलब चेंज। A company may by special resolution alter the provisions of its memorandum so as to change the place of its registered office. वही ऊपर वाली चीज आ रही है कि एक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए अपना मेमोरेंडम बदलेगी। मेमोरेंडम क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि सारी क्लॉजेस हमारी मेमोरेंडम में लिखी हुई है ना। तो मेमोरेंडम की 7 क्लॉजेस में से हमारी एक क्लॉज थी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो अगर आपने उस क्लॉज को बदलना है तो आपको मेमोरेंडम या आइन बदलना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान का आइन है, उसमें 24 अमेंडमेंट्स हो चुकी है ना, ऐसे कंपनी का आइन है, उसको बदलो आप। तो आइन में लिखी गई है 7 क्लॉजेस, उसको आप बदल लो ना। तो जब बदलोगा, देखो ये बात वही रिपीट हो रही है, ऊपर वाली कई चीजें रेपिटेशन है। ये जो ऊपर पढ़ा अभी हमने, ये वाला देखो, ये यस सर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पढ़ दिया। नीचे आ गया चेंज, चेंज के ऊपर लिख लो जहां ऊपर था ये नोटिस ऑफ चेंज, ऑल्ट्रेशन, वही चीज है, ये रिपीट हो रही है, लिहाजा इसको क्रॉस लगाओ। सर ये वही चीज है। ऑल्ट्रेशन को क्रॉस लगाओ सर इसमें हाँ सर ये जो पॉइंट्स है इसमें देखें, जो ए पॉइंट है, वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, वही है ये ना। तो इसमें एक ही बात नहीं आ गई, दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट में आ गए। यही तो मैं कह रहा हूं, इसको काटो, ये ऑल्ट्रेशन को क्रॉस लगा दो, कंफर्मेशन फ्रॉम एससीपी के ऊपर से क्रॉस लगाओ, ये रेपिटेशन है। समझ आ रही बात? यहां तक समझ आई कि नहीं आई सबको? यस सर। अब आगे आओ। अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करना है, किसी ने अपनी मनमानी की फिर खुद ही जिम्मेदार है। आगे आ जाओ। कंफर्मेशन फ्रॉम एससीपी, रजिस्ट्रार कहां बैठा हुआ है? मैंने कहा था एससीपी में आप 3 लेवल्स कर दो। सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, दिमाग में तस्वीर बनाओ। एससीपी के ऑफिसर्स, एससीपी भी कंपनी है ये, सबसे ऊपर बड़े ऑफिसर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आमतौर पे एक ही होते हैं, आप पास एक ही समझो फिलहाल। उसके नीचे कमीशन, उसके नीचे रजिस्ट्रार, मैंने पहले बताया हुआ है। द ऑल्टरेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? उस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं शुरू होगा। ऑल्टरेशन उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब इंप्लीमेंट नहीं होगी जब तक until it is confirmed by the commission on petition। पिटिशन क्या होता है? लिखो, रिटन रिक्वेस्ट, रिटन लीगल रिक्वेस्ट। कंपनी पहले वही जब अपने मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लेगी, उसके बाद एक रिटन पिटिशन देगी। पिटिशन भी एक लीगल वर्ड है, इसको हम कहते हैं रिटन लीगल रिक्वेस्ट, भेजेगी कमीशन को। आगे देखो पढ़ते हैं। द कमीशन में make an order confirming the alteration on such terms and conditions and make such order as to costs को ऑनलाइन करो। अब ये हल्की सी बारीक पॉइंट है, ये मैं लिखवाऊंगा उर्दू में। कमीशन क्या कहेगा? उस पिटीशन पर अपना ऑर्डर देगा, तमाम चीजों पे जब मुतमईन हो जाएगा, and make such order as to costs as it thinks proper। कॉस्ट मतलब क्या क्या अखराजात अदा करने पड़ेंगे कंपनी को, एससीपी को, क्योंकि एससीपी को जहमत होती है, सारा रिकॉर्ड चेंज करना पड़ता है उनको, तो उनको अखराजात देने पड़ेंगे। द कमीशन शैल इन एक्सरसाइजिंग इट्स डायरेक्शन, डिस्क्रेशन क्या होता है?
अब मेरी क्लास है, बराए मेहरबानी इसको डिस्क्रिशन नहीं पढ़ना, बाकी जाओ इसको जैसे प्रोनाउंस कर लो, डिस्क्रेशन पढ़ते हैं, डिस्क्रिशन नहीं पढ़ते। द कमीशन शैल इन एक्सरसाइजिंग इस डिस्क्रिशन क्या होता है, इख्तियार, हैज आएगा, हैज रिगार्ड टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट क्या होते हैं, मफादात ऑफ द मेंबर्स। कमीशन जब अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करेगा तो मेंबरान के मफादात का ख्याल रखेगा, और ऑफ एनी क्लास ऑफ देम। मैंने आपको पहले बताया था क्लास का मतलब क्या होता है, लिख दो, एरो करके लिखो ऊपर, ये आगे हम पढ़ेंगे। दो किस्म की क्लासेस हैं, लिखो ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये आगे आगे समझ लेंगे हम। ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, एज वेल एज टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, जिन्होंने कर्जा दिया होगा, फॉर एग्जांपल हबीब बैंक ने कर्जा दिया। इफ इट थिंक्स फिट का मतलब क्या होता है लॉ में, या फिट का मतलब वो नहीं होता फिजिकली फिट, या फिट का मतलब होता है as it thinks reasonable, give such directions and make such orders as it may think expedient, मतलब जरूरी, for facilitating or carrying into effect any। अब ये थोड़ी लॉ की लैंग्वेज है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसका मैं आसान बताता हूं उर्दू में, कि जब कमीशन को पिटिशन जाएगी चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस की, तो कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। हाँ पूछो, क्या बता, पूछो, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे, दोबारा पूछो। देखो ये कमीशन के बाद जब रिटन पिटीशन जाएगी, कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा। जब कमीशन अपना, उर्दू में लिखना है तो लिख दो इसको यार, कमीशन के पास जब पिटीशन जाएगी, किसकी पिटीशन, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने की पिटीशन जाएगी, तो कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा, या कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मेंबरान के हकूक और उनके मफादात का ख्याल रखेगा, और जितने भी टाइप्स के शेयर होल्डर्स उनका ख्याल रखेगा कि कहीं उनके मफादात के खिलाफ तो नहीं है ये चेंज, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। यार बच्चा माइक्रोफोन करो ना, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, शाबाश। आपके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है ना, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। ये कॉन्वर्सेशन में लिख के भेजो, जल्दी करो, कॉन्वर्सेशन में लिख के भेजो सवाल, जल्दी क्विक, जल्दी करो, टाइम नहीं है। सवाल किसने किया था यार? सलमान खान ने सर। सलमान जल्दी करो, कॉन्वर्सेशन में लिख के भेजो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, स्पीड अप। कहाँ है यार, चलो आगे चलते हैं। पहली बात, आज माइक्रोफोन ठीक कराओ अपना, ठीक है, और अगर कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा तो लिख के भेजा करो, जल्दी करो। अब मैं आगे चल रहा हूँ, आगे फॉलो करो, आप मुझसे बाद में पूछ लेना। ये क्या लिखवा रहा था मैंने यार, बोलो यार क्या लिखवाया एहसन जमील, जल्दी करो। सर आपने लिखा है कमीशन के पास जो भी पेटिशन जाएगी तो वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगा और शेयर होल्डर्स और उनकी क्लास के मफादात का ख्याल रखेगा कि कहीं उनको इससे नुकसान तो नहीं पहुंचता, और उस कंपनी के क्रेडिटर्स का, जिन्होंने उनको उधार दिया हुआ है, उनका भी ख्याल रखेगा कि कहीं उनका कर्जा वापस लेने का इख्तियार तो नहीं डैमेज होता। इन सारी बातों को मद्देनजर रख कर वो ऐसा फैसला देगा जो कंपनी के मफाद में भी होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स इनके मफाद में भी होगा। ये इसका मतलब है। अब आखिर में इसके नीचे एक लफ्ज लिखो, नोट, NOTE, ये लफ्ज लिखो, नोट, ये उर्दू में लिखो कि रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी
लेकिन वो चेंज इफेक्टिव तब ही कहलाएगी जब इसको स्टार्ट से रिपीट करेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस की चेंज की एप्लीकेशन तो रजिस्ट्रार के पास जाएगी, लेकिन वो चेंज इफेक्टिव तब ही कहलाएगी जब, अब क्या आना चाहिए आगे बताओ भाई, जब रजिस्ट्रार उसे अप्रूव करेगा, जब हो जाए, जब क्या होगा, जब कमीशन उसको अप्रूव करेगा। ये मतलब है इसका, जब कमीशन फाइल करदा पिटिशन को अप्रूव करेगा और मुनासिब फैसला देगा, ये इसका मतलब है। ये पहले मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका। मैं आगे पढ़ूं, ठीक है, डन, मूव ऑन। एग्जांपल नंबर 7 देखो, हेडिंग को छोड़ दो आप। इन दी एंड, अब देखो सिनारियो आया हुआ है अगेन, इसमें देखना है किसकी बात हो रही है, मेन इसमें हीरो कौन है, इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, किस कंपनी की बात हो रही है और किस टॉपिक से लिंक हो रहा है। देखो की वर्ड्स आएंगे, इन दी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड अ शेयर होल्डर ऑब्जेक्टेड टू द शिफ्टिंग। अब इन्होंने रिफ्रेज किया हुआ है, शिफ्टिंग की जगह क्या आ सकता है, मूविंग या चेंजिंग ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। अब आपको शायद एक मसला आ जाए, फॉर एग्जांपल वो छोटी सिटीज लिख दें, टोबा टैक्सिंग लिख दें, कुछ सिब्बी लिख दें, जैकबाबाद लिख दें, फिर अगर ऐसे शहर लिख दें जो आप ना उसमें खुशाब लिख दें, फिर हालांकि सारे शहर अच्छे शहर हैं, बड़े शहर हैं, लेकिन अगर आप किसी शहर से ना वाकिफ हो फिर ये गलत हो जाएगा सवाल। तो यहां लिख दो सारी, इस क्वेश्चन के साथ लिखो नोट NOTE कि इस टॉपिक के लिए जरूरी है कि हम सब पंजाब चारों सूबों के जितने भी शहर हैं उनके नाम हम पढ़ लें, वरना वो आपके कोई ऐसी रेयर सिटीज का नाम लिख दे फिर गलत कर रहे होगे आप। ये लिख दो नोट करके, इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के मैप में पंजाब चारों सूबों के शहरों को एक दफा हम देख लें कि क्या कौन सा शहर किस सूबे में, वो ट्रिक कर देगा वरना आपको। मुझे बात भूल जाते हैं, छोटे छोटे शहर हैं तो याद रखने पड़ते हैं ये। In the annual general meeting of Paramount Limited, a shareholder objected to the shifting of the, ये बल्कि आप ट्रिक कर सकते हो, हेल्दी कंपटीशन किया करो बच्चों के साथ, जो आसपास पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप एक ऐसे शहर का नाम ले लो जो बिल्कुल ही खबरों में आता ही ना हो, पूछो भी आप बताओ अभी चेंज होगा कि नहीं होगा, वो सोचने पड़ जाएगा पता नहीं शहर है किधर। सर लंडी कोटल। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक हो जाते हैं बच्चे, कंपीट किया करो ना आपस में, बताओ यार अगर यहाँ से यहाँ मूव हो तो क्या होगा बताओ, फिर देखो फंस जाएगा वो, क्योंकि हमें मेन शहरों के नाम आते हैं। तो आप मैप देख लेना आज घर जाके लाजमी। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पैरामाउंट लिमिटेड अ शेयर होल्डर ऑब्जेक्टेड टू द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर। अब अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बताओ किस मौके पर ऑब्जेक्ट करेगा? जनरल मीटिंग। यस, विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम द कमीशन। उसने कहा आपने यार ये मूव किया ऑफिस मुल्तान से लाहौर और कमीशन की इजाजत नहीं ली, गलत। अब सवाल ये पूछ रहे हैं ये, इसलिए सिनारियो के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या था, वो स्टेटमेंट थी, ये अब सवाल ये कर रहे हैं एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन इज वैलिड, ये सवाल है। तो ये सिनारियो है, इसमें एक पार्टी का जिक्र है जिसको हम कहते हैं इस पूरी सिनारियो का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, उसके गिर्द कहानी घूमती है। पहले स्टेटमेंट दी, फिर आखिर में जो ही हमने स्टेटमेंट पढ़ी हमारा दिमाग फौरन गया चैप्टर 2 की तरफ। ये ऐसे आपके दिमाग का जो इनबिल्ट जीपीएस है, जीपीएस बना ही ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हो गया। आपके दिमाग का जो इनबिल्ट रेडार है जीपीएस, टिक 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 फौरन काम करना चाहिए। ओके, बिजनेस लॉ का, कंपनी लॉ का, चैप्टर नंबर 2 का फलाना टॉपिक। अब सवाल है एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन वैलिड। अब जवाब दो ना इसका, जिन लफ्जों में सवाल किया आप, ये एक्सप्लेन वेदर द ऑब्जेक्शन वैलिड। अब ये शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड, क्यों? वजह, वैलिड का मतलब क्या होता है? लॉफुल। Because an alteration to change the place of registered office of a company from one city or town to another in the same province does not require confirmation. Done. ठीक है, समझ आया सबको?
यस सर। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यस सर। ये मैं आपको बता रहा हूं आपने सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या तरीका है। बच्चे आखिर में मुझे बिल्कुल लॉस्ट चाइल्ड की तरह नजर ना आए, सर ये तो बताएं आंसर लिखना कैसे है। बता रहे हैं ना अभी साथ सारा, आपको एजुकेट कर रहे हैं ना। सवाल समझो, सवाल को डिकोड करो, सवाल को तोड़ो। सिनारियो के दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा स्टेटमेंट टाइप, यहाँ ये भी आसान बच्चे मिलेंगे, या वो सिनारियो टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और सो व्हाट यार, रॉकेट साइंस है कोई? तो बताओ ना, सिनारियो को तोड़ो यार। पहला हिस्सा स्टेटमेंट पार्ट होता है, दूसरा हिस्सा क्वेश्चन पार्ट होता है। पहले हिस्से में उसका प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन किरदार, वो एक कंपनी भी हो सकती है, दो कंपनी भी। उसमें लफ्ज पढ़ो, क्लूज दिए हुए होंगे, देखो लफ्ज इशारा करें किसी चैप्टर की तरफ, टॉपिक की तरफ, सब टॉपिक लिंक करो ना। अब वो बचाएगा मुझे लिंक नहीं होता, तो लिंक इसलिए नहीं होता क्योंकि टॉपिक जेन में ही नहीं है। जब तक टॉपिक जेन में नहीं है आप घूमते रहोगे जंगल की तरह, ये समझ जंगल बन जाएगा आपके लिए। तो खत्म होगी बात, जवाब लिख दो। और अगेन जब मैं आपके टेस्ट दूंगा आपको, मैं टेस्ट के लिखता हूं ओवरऑल मार्क्स, 50 मार्क्स, 70 मार्क्स, और टेस्ट में देता हूं टफ। ये नहीं होता 20 नंबर का सवाल दे दें, 30 नंबर का। मैं 50, 60, 70 नंबर के टेस्ट देता हूं और टाइम रखता हूं कम। क्यों? क्योंकि अब आप आ तो गए हैं यहां, अब आप फंस गए हैं, समझाइए। हालांकि जा सकते हैं किसी भी वक्त। यस। तो आपकी ट्रेनिंग होगी सोल्जर्स की तरह, मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग, समझाइए। ट्रेनिंग सर फिर हम पिया में चलते हैं सर। आई कैप, और आपने आई कैप को हराना है इस बैटल में, आई कैप के साथ खेलना है। जो भाई यार आई कैप आप चीज क्या हो यार, मेरे से मुकाबला करना है आपने। नहीं सर, फिर पेपर में मेरे साथ खेला था। जब मैं टेस्ट लूंगा मैं आपको नंबर ज्यादा दूंगा, आपको मैं टाइम कम दूंगा, मैं आपको प्रेशर में लाऊंगा खुद ही। मैं बता क्या रहा हूं मैं, आई विल पुट प्रेशर ऑन यू, ताकि आपकी ट्रेनिंग टफ हो, ताकि राइटिंग स्पीड तेज हो आपकी। जब प्रेशर में आके टफ तैयारी होगी तो फिर जब बैटल वाला दिन होगा, एग्जाम वाला, उस दिन आप आराम से मजे करोगे, चिल आउट, आप आराम से पेपर कराओगे। तो तैयारी टफ होगी आपकी, तैयार हो जाओ आप, समझाइए। इतना ही काफी है। अब आगे मजीद टाइम लिमिट्स आ रही हैं, अभी आहिस्ता 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 हम मजीद डिटेल में जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स मजीद कॉम्प्लेक्स होंगे, डिटेल ज्यादा आएंगी, हर दूसरी लाइन में एक नई चीज आएगी। सो गेट रेडी। तो सवाल है पूछ लो बिफोर आई मार्क योर अटेंडेंस। और आहिस्ता से मैं स्पीड मजीद बढ़ाऊंगा, अभी मैं स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। तो तब भी जाके ये थोरो सिलेबस कवर होता है। खाली सिलेबस कवर कराना मकसद नहीं होता, सिलेबस तो ऐसे ऐसे खत्म हो जाए चुटकियों में, सिलेबस समझाना भी है। चलो लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। आपने मुझे सबमिट करानी थी आपकी असाइनमेंट्स, कितने बच्चों ने सबमिट कराई हैं? कितने बच्चों? कम बच्चों ने कराई है सबमिट। अगेन ये भी आपको मार्केट में सुनने को मिलेगा कि सर शरिया सख्ती नहीं करते, मैं वाकई नहीं करता। मैंने क्या बच्चे मुझे कहते हैं करें, सख्ती मैं नहीं करता। अगर किसी ने सबमिट ना कराई एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, उसके बाद मैं सिर्फ रिपोर्ट कर दूंगा आपको, और मैं कहूँगा आप सिर्फ इनके फादर मदर को इतला कर दें या बहन भाइयों को इतला कर दें, बस। मैं ना सजा दूंगा, ना मैं पनिश करता हूँ, ना मैं फाइन करता हूँ, क्योंकि आप सेंसिबल हैं, यू आर एडल्ट्स। तो फॉरगेट इट कि मैं आपके पीछे आऊँगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यू गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल योरसेल्फ। अपने पाँव पे खड़े हो, ये डंडे शंडे लगा के पढ़ाने वाला मेरा असूल नहीं है। I'll call the attendance. Abdul Basit. Present, sir. Abdul Moiz. Present, sir. Abdul Rafi. Absent. Abdul Samad. Present, sir. Abdul Tawab. Absent. Abdullah. Present, sir. Abdullah Asif. Present. Abdullah Muhammad. Absent. Amas Kandar. Absent. Behram. Present, sir. Fazil. Absent. Ghulam Muhammad. Present, sir. Sir, Abdul Tawab present है. कौन? Abdul Tawab. Okay. Fazil absent. Ghulam Muhammad. Present, sir. Hafiz Bashir. Present, sir. Haider Rashid. Absent. Hamza Ali. Present, sir. Present, sir. Okay. Present, sir. Okay. Hamza Yunus. Absent. Hassan Abbasi.
Absent. Hassan Khan. Absent. Ifa. Absent. Present, sir. Present, Hina sir. Okay, Hina Noor. Present, sir. On to the microphone. Hina Noor. Hina Shaheen. Present, sir. Ifra. Present. Ikra. Present. Khadija. Present. Khalid Khan. Present, sir. Aiba Iftikhar. Absent. Maham Imran. Present. Maham Rashid. Absent. Maheen Naz. Present. Maryam Arshad. Absent. Maryam Yasmin. सर अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं चल रहा. अब्दुल्ला मोहम्मद. ओके. और कौन है? माहिन नाज प्रेजेंट है. मरियम अरशद एब्सेंट. मरियम अरशद प्रेजेंट. मोहम्मद अब्दुल्ला. मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट. अच्छा ये मोहम्मद अब्दुल्ला था, सॉरी. वो अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट है. अब्दुल्ला मोहम्मद. यस सर, प्रेजेंट. यस सर. वो भी प्रेजेंट है. ये दो बच्चे, इनके नाम है जैसे हैं यार. किधर है ये? मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट. मोहम्मद एहसन जमील. प्रेजेंट सर. मोहम्मद अली एब्सेंट. मोहम्मद अरगमान. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. ओके. हमजा खान एब्सेंट. इम्तिनान. हमजा खान आया? प्रेजेंट. ओके. इम्तिनान एब्सेंट. जानीस. मोहम्मद जानीस एब्सेंट. मोहम्मद सामा. प्रेजेंट सर. मोहम्मद साद. प्रेजेंट सर. साद बिन जफर. प्रेजेंट सर. शाहजेब. प्रेजेंट सर. और आफ्ताब. प्रेजेंट सर. वसी यूसुफ. प्रेजेंट सर. मोहम्मद यूसुफ. प्रेजेंट. जैन अमजद एब्सेंट. नाहिद. एब्सेंट. नजीउल्लाह. प्रेजेंट सर. नायाब. Present. निमरा गुल. नुमान करीम. प्रेजेंट सर. हाय सुभान. एब्सेंट. इस्माइल. Present, sir. हाद रहमान बेग. एब्सेंट. सलमान हैदर. प्रेजेंट. सलमान तैयब. प्रेजेंट सर. शहबानो. Present, sir. सैयद अमार अली बुखारी. प्रेजेंट सर. हसनैन अली हैदर. एब्सेंट. हसन मुस्तफा. प्रेजेंट सर. सैफुद्दीन. एब्सेंट. अलीना. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. Present. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. Okay. प्रेजेंट अलीना. सर. प्रेजेंट सर. ओके. तकदीस. सर मेरी एब्सेंट लगा दी सर. आप क्या नाम है? नाम यार, नाम बताओ. इसे ये लगा दी सैफुद्दीन. तकदीस. Present. खैर मजीद. प्रेजेंट. उमर फारूक. प्रेजेंट सर. युसरा. सर आपने मेरी भी एब्सेंट लगाई हुई है सर. क्या नाम है? नाम सर बताओ. कादी सुभान सर. प्रेजेंट. क्या नाम है? पूरा नाम कादी बताओ. सुभान. कायद सुभान. ओके. सुभान. ओके डन. प्रेजेंट हो गया. युसरा. लीव. ज़ैनब. Present. ज़ुहैब अली. प्रेजेंट सर. Done. Okay, that's all for today. Assignment submit कराएं, इसमें feedback दूंगा आपको, ठीक है? और घर में पढ़ लेना. रोज का काम रोज. चलें जी. I'll see you tomorrow. Have fun. Allah Hafiz.